जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल सीरीज के अंतर्गत आने वाला है। ये जो आपको एडवांस टॉपिक है उसका ये आपको 7वां वीडियो है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये आपको एनालिसिस जो हो रही है वो आपको कोचिंग संस्थान की जो नोट है उससे हो रही है, ठीक है ना। तो जो आपको चैनल पे नए स्टूडेंट्स है उनके लिए क्या है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी को ज्वाइन करेंगे और आप वहां पे जाके विजिट करेंगे, ठीक है ना। और वहां से आप डॉक्यूमेंट्स में जाके क्या करेंगे कि आपको जो पॉलिटिकल फाइनल नाम से जो आपको एक गेस्ट पेपर मिलेंगे, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे और उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि अब जो एनालिसिस हो रही है आपको इसी नोट से हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, तो कल हम लोग कहाँ तक सबसे पहले चर्चा किए थे, इस पर हम लोग पहले बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग चर्चा कर लिए थे आपको, हाँ, कि आपको यानी कि 111 नंबर प्रश्न तक जो है उसको हम लोग क्लियर कर चुके थे, ठीक है ना, यानी कि 110 तक। अब हम चलते हैं 111 तक, मतलब 111 से, ठीक है ना। तो देखिए, प्रश्न कार्य आपका क्या, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है, तो आपको निर्वाचन आयोग देता है। कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो आइए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ईसीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसीआई बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन क्या है, इलेक्शन, ठीक है ना, कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ऑफ इंडिया। इन चीजों को आपको क्या करना है कि जानना है। क्या करना है? जानना है। इसी को हम लोग कहते हैं आपको भारत निर्वाचन आयोग। क्या कहते हैं? भारत निर्वाचन आयोग। तो साथियों, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका जो गठन हुआ था, क्या हुआ था? गठन, याद रखिएगा, यह आपको 25 जनवरी, ठीक है ना, आपको 1950 को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 25 जनवरी को, ठीक है ना। तो जनवरी माह के जो कुछ महत्वपूर्ण दिवस है उसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। जैसे लुईस ब्रेल दिवस, जो कि आपको 4 जनवरी को, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी जो है, ठीक है ना, 11 जनवरी को क्या होता है कि आपको लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं, क्योंकि 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इस प्रकार से क्या है कि विदेश में, ठीक है ना, मरने वाले ये भारत के क्या है कि अब तक के मतलब प्रधानमंत्री हुए, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। 12 जनवरी जो कि आज है, और इस दिन आपको क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद जी की आपको जो जयंती है, ठीक है ना, यानी कि उनके जो जन्म दिवस है उसके अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाते हैं। तो जो भी दिवस वाले क्वेश्चन सब आएंगे उसको आप याद रखिएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर याद रखिएगा कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था कि वर्ष 1950 में आपको क्या हुआ था कि भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि निर्वाचन आयोग जो है इसका स्वरूप कैसा है, ठीक है ना। तो यह आपको एक स्वतंत्र, क्या है, एक स्वतंत्र और आपको एक क्या है, निष्पक्ष संस्था है। कैसी संस्था है? स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, जो भारत में आपको विभिन्न प्रकार के चुनाव कराने के लिए क्या होते हैं कि आपको उत्तरदायी होते हैं। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वह कौन थे। तो देखिए, तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे, ठीक है ना, वह आपको कौन थे, तो आपको सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उससे आप लोग क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है ना। और वर्तमान में जो आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो आपको कौन है, तो आपको सुशील चंद्रा है। कौन है? सुशील चंद्रा। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो आपके एग्जाम में देखिए एडवांस फैक्ट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे कौन थे, सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है, तो हम कहेंगे सुशील चंद्रा। क्या कहेंगे? सुशील चंद्रा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, ठीक है ना, कि इससे और भी क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहले जो निर्वाचन आयुक्त था वो आपको क्या था कि आपको मतलब कि एक स्तरीय था, ठीक है ना, जिसमें आपको एक ही केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। लेकिन वर्ष 1993 से इसे त्रिस्तरीय कर दिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा भी 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त अब जो है आपको निर्वाचन आयोग में है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो
मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति जो करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। और इनका जो कार्यकाल होता है, ठीक है ना, वह आपको यानी कि 65 वर्ष की उम्र तक, या आपको 6 वर्ष की मतलब क्या है, 6 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है ना, या आपको 65 वर्ष की आयु, इस दोनों में से जो पहले पूरे, वहीं पे इनका कार्यकाल क्या होता है कि समाप्त हो जाता है। जैसे मान चलिए कि कोई 62 साल की उम्र में आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते हैं, तो उनका उम्र जो है 3 साल बाद आपको 65 साल पूरे जाएंगे, ठीक है ना, तो रिटायर हो जाएंगे। कोई 58 साल की उम्र में बनता है तो 58 6 64 अर्थात 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, तो ये 6 वर्ष बाद रिटायर होंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज को आपको अच्छे से समझना है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो आपको कितना होता है, तो हम कहेंगे 6 वर्ष, या आपको 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो वही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ही आपका प्रश्न कर रहा है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है, तो हम क्या कहेंगे? निर्वाचन आयोग। आगे देखिए, अब कह रहा है कि वर्ष 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको बीजी खेर थे। कौन थे? बीजी खेर थे, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि राजभाषा आयोग यह जो गठित कर सकते हैं वो आपको कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा कि बीजी खरे जो थे प्रथम राजभाषा आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब क्या करा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, तो यह है आपको अनुच्छेद 343 के 1। क्या है? अनुच्छेद 343 के 1। तो याद रखेंगे कि अनुच्छेद, ठीक है ना, कि आपको 343 के 1 के तहत क्या है कि आपको हिंदी को, किसको? हिंदी को, ठीक है ना, वो आपको राजभाषा का दर्जा जो है वो आपको प्राप्त है। और हिंदी जो होते हैं वो आपको किस लिपि में लिखे जाते हैं? देवनागरी लिपि में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब करा कि भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो अभी कल के टॉपिक में भी एनालिसिस किए थे। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में आपको क्या है कि जो 22 भाषा है उससे अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि ये जो अनुसूचित भाषा है क्या है? अनुसूचित भाषा है, इसकी संख्या कितनी है? तो अनुसूचित भाषा की जो संख्या है वो आपको 22 है। और इसकी चर्चा जो संविधान के 8वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है कि आपको 22 भाषाओं को क्या है कि अनुसूचित भाषा का दर्जा जो है वो आपको दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि केंद्र और राज्यों संबंध पर विचार करने के लिए सरकरिया आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए, तो केंद्र और राज्यों के बीच में, ठीक है ना, कि आपको विचार करने के लिए ये जो सरकरिया आयोग है इसका गठन हुआ था 1983 में। तो याद रखना है कि सरकारिया आयोग क्या है? सरकारिया आयोग, ठीक है ना। इसका जो गठन हुआ था वो आपको कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था। क्या हुआ था? 1983 में। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है? समझना है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में। इसका संबंध जो था वो आपको किससे था? तो हम कहेंगे केंद्र और राज्यों के बीच में आपको संबंध को, ठीक है ना, क्या है उस पर विचार करने के लिए सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया था? गठित किया गया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। और मे भी इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी 1986-87 में, तो आप इस दोनों ईयर में से किसी एक को देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या करा है कि संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो आपको 7वीं अनुसूची में। किसमें है? 7वीं अनुसूची में। तो याद रखिएगा कि भारत में क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो 3 सूचियों के माध्यम से। तो एक है आपको संघ सूची। क्या है? संघ सूची। तो संघ सूची में मूल में 97 विषय थे, अभी बढ़कर यह हो गया 100। कितने हो गया है? 100। उसके बाद एक है आपको राज्य सूची। क्या है? राज्य सूची। तो ध्यान से सुनिएगा कि ये जो राज्य सूची है, राज्य सूची में मूल में 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय है। और एक सूची है आपको संवर्ती सूची। क्या है? संवर्ती सूची। तो ध्यान से सुनिएगा कि ये जो संवर्ती सूची है, ठीक है ना, इस संवर्ती सूची में शुरू में आपको विषय जो थी 47 थी, लेकिन अब जो बढ़कर हो गया वो आपको 52 हो गया। क्या हो गया है? 52। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर संघ सूची पर कानून कौन बनाते हैं? तो वो आपको हमारी संसद अर्थात केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है ना। राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है, संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन विवाद की स्थिति आ जाए तो ऐसे परिस्थिति में केंद्र के द्वारा बनाए गए क्या होते हैं? कानून जो होते हैं वो आपको मान्य होते हैं। क्या होते हैं? मान्य होते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। इसके अलावे जो विषय बच जाते हैं वो आपको अवशिष्ट सूची के विषय आते हैं। क्या आते हैं? अवशिष्ट सूची के, ठीक है ना।
तो ये जो अवशिष्ट सूची है, इस अवशिष्ट सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपको संसद को है। किसको है? संसद को। और भारत में अवशिष्ट सूची का जो विषय प्रेरित है वो आपको कनाडा से। और इसे भी याद रखिएगा कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है, ठीक है ना, वो आपको कनाडा के मॉडल पर क्या है कि आपको आधारित है। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन सूची के माध्यम से किया गया है उसकी चर्चा है। आगे चलते हैं। अब कहा कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो देखिए, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने की कोई आवश्यकता है नहीं। आगे देखिए, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो देखिए, निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो कि वर्तमान में अभी आपको कौन है? सुशील चंद्र है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो वहीं आपका प्रश्न कर रहा है कि निर्वाचन आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो वह आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। आगे देखिए, अब कह रहा है कि भारत मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य मतलब कि आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह आपको मतलब कि राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्योंकि अभी बताएं कि भारत के जो आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है ना, इसके अलावे अन्य जो 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो हम कहेंगे आपको राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसकी नियुक्ति जो करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखना है आपको कि ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है, क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है ना। तो इस अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। अंतर्राज्यीय क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद जो है, ठीक है ना, इस अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन करते हैं, क्या करते हैं? गठन करते हैं, वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो आपको संविधान के अनुच्छेद 263 में, किसमें है? 263 में। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो वही कह रहा है आपको क्या कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन करता है कौन करता है? तो हम क्या कहेंगे? तो आपको राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है ना। अंतर्राज्यीयों को सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो अंतर्राज्यीय है ये आपको इस प्रकार से लिखे जाएंगे। मात्रा पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आप मतलब क्वेश्चन को समझिए, ठीक ना। कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 263 के तहत। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, अब अगला प्रश्न कर रहा है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे कि क्षेत्रीय परिषद जो होते हैं, ठीक है ना, तो इस क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसको कहते हैं हम लोग जोनल काउंसिल्स। क्या बोलते हैं? आपको जोनल काउंसिल्स, ठीक है ना। तो इसका जो गठन करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि जो क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो क्षेत्रीय परिषद की जो अध्यक्षता करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो आपको भारत के आपको गृह मंत्री करते हैं। कौन करते हैं? गृह मंत्री। याद रखिएगा कि भारत के गृह मंत्री जो होते हैं वो आपको क्षेत्रीय परिषद की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। और क्षेत्रीय परिषद का जो गठन हुआ था, ठीक है ना, वो आपको 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसका क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो क्षेत्रीय परिषद है इसका गठन कब हुआ था? 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जब आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था, तो उसी के तहत आपको क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ था। और उस समय जो आपको क्षेत्रीय परिषद आपको बनाए गए थे वो आपको 5 क्षेत्रीय परिषद बनाए गए थे। 1956 की बात बता रहे हैं। उस समय क्षेत्रीय परिषद कितने थे? तो आपको 5 थे, ठीक है ना। उसके बाद आपको 1971 में बना था पूर्वोत्तर परिषद। क्या बना था? पूर्वोत्तर परिषद। और याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर परिषद 1971 में बना था और शुरू में इसमें 7 मतलब कि राज्य थे। लेकिन 2002 में इसमें क्या हो गया था कि आपको सिक्किम भी जुड़ गया। क्या हो गया? सिक्किम भी जुड़ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पूर्वोत्तर परिषद में जो आपको सदस्य की संख्या हो गई वह अब आपको 8 हो गई। वो कौन कौन है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और इसके अलावा आपको सिक्किम। क्या है? सिक्किम। तो यह आपको 8 स्टेट है, ठीक है ना, जो आपको क्या है कि पूर्वोत्तर परिषद में शामिल है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है ना। क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना, संविधान में 7वां संविधान संशोधन करके। तो इस बात को याद रखना है। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री, नहीं तो आपको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री।
क्षेत्रीय परिषद जो थे 1956 में स्थापित हुआ था, कितने थे? 5 थे। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो पूर्वोत्तर परिषद है इसका गठन कब हुआ था? तो यह आपको 1971 में गठित हुआ था, ठीक है ना। उस समय इसमें 7 मतलब पूर्वोत्तर के राज्य थे, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि 2002 में इसमें सिक्किम को भी शामिल किया गया और इस प्रकार से आपको क्षेत्रीय परिषद में अब जो सदस्य की संख्या है, ठीक है ना, पूर्वोत्तर परिषद वाला में वह आपको कितने हैं? तो वह आपको 8 है। कितने हैं? 8 है। कौन कौन क्षेत्रीय परिषद है? तो देखिए, एक आपको उत्तर क्षेत्रीय परिषद, एक दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, एक आपको पूर्व क्षेत्रीय परिषद, एक पश्चिम क्षेत्रीय परिषद और एक जो है आपको मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और एक जो है आपको पूर्वोत्तर परिषद, क्या है? पूर्वोत्तर परिषद, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था 1971 में। कितना में किया गया था? 1971 में। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1950, 1951, 1956, 1957। अभी बताएं 1956 में। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह तक, ठीक है ना। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है अगर आपको केंद्र में अगर मंत्री बनना चाहता है तो उसे संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, ठीक है ना। अगर सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वो आपको मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर में क्या होगा? किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा आपको राज्य में भी है, ठीक है ना, और ऐसी व्यवस्था आपको केंद्र में भी है। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आप मंत्री है लेकिन आप संसद के अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो आपको 6 माह के अंदर क्या होगा कि आपको हर हाल में किसी न किसी सदन का आपको क्या होगा? सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर आप केंद्र स्तर के मंत्री है तो आपको राज्यसभा या लोकसभा का, अगर आप राज्य में मंत्री है तो आपको विधानसभा का, नहीं तो जिस राज्य में विधान परिषद है उस विधान परिषद का भी सदस्य होना क्या है? जरूरी है। दोनों में से किसी एक का, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं अथवा इसका निर्णय कौन करता है? ठीक है ना। तो देखिए, तो कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय जो करते हैं वो आपको लोकसभा अध्यक्ष, आपको केंद्र में, कहा केंद्र में। लेकिन अगर राज्य की बात आएगी तो आपको विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। अगला कह रहा है कि विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आपको बुलाया जाना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार, ठीक है ना। संसद का सत्र भी वर्ष में कम से कम 2 बार और विधानसभा का भी जो सत्र है कम से कम वर्ष में आपको 2 बार क्या है? बुलाया जाना जो है वो आपको आवश्यक है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए, सामान्यतः विधानसभा का जो कार्यकाल होता है ना वो आपको 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा कि सामान्यतः ये जो विधानसभा है इसका, ठीक है ना, कार्यकाल जो होते हैं वो आपको 5 वर्ष का होता है। लेकिन समय से पूर्व भी इससे क्या हो सकता है कि राज्यपाल जो है वो आपको भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्यपाल भंग कर सकता है। किसके सलाह पर? तो आपको, यानी कि राज्य के जो मंत्री परिषद होंगे, क्या होंगे? मंत्री परिषद होंगे। उस मंत्री परिषद के सलाह पर इसे क्या कर सकते हैं कि विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि अब प्रश्न पूछा जाएगा किसी राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो हम कहेंगे वहां के राज्यपाल। कौन कर सकते हैं? राज्यपाल। किसके सलाह से? तो वहां के आपको जो मंत्री परिषद होंगे, यानी कि राज्यपाल के जो मतलब मंत्री परिषद होते हैं उनके सलाह से क्या कर सकते हैं कि आपको विधानसभा को भंग कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति कहेंगे कि सर मुख्यमंत्री की सलाह भी तो कहेंगे, तो मुख्यमंत्री कहने का मतलब क्या हुआ? वो तो मंत्री परिषद के हिस्सा होते हैं। हाँ, वो अपने मंत्री परिषद में सबसे प्रमुख होते हैं, ये बात अलग है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से कर सकते हो कि विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर या उनके मंत्री परिषद। कहने का मतलब ये हो गया कि मंत्री परिषद के हिस्सा होते हैं मुख्यमंत्री। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विधानसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल। किसके सलाह पर? तो राज्य के मंत्री परिषद के सलाह पर। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, अब कह रहा है कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो आपको सबसे अधिक है? तो यह आपको उत्तर प्रदेश में। कहा है? उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, तो उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ की सीटें जो है आपको ज्यादा है। जैसे ध्यान से सुनिए कि लोकसभा की यहाँ जो सीटें है वो आपको 80 है, याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको राज्यसभा की सीट है 31 है, विधानसभा की जो सीट है 403 है। क्या है? 403। विधान परिषद की जो सीट है वो आपको 100 है। कितनी है? 100 है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा की 31 सीट है, विधानसभा की 403, विधान परिषद का 100। अब आइए, अब हम थोड़ा सा बिहार को जान लेते हैं। किसको जान लेते हैं? बिहार को। तो देखिए, तो बिहार में आपको सबसे पहले लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, विधान परिषद का क्या है? 75 सीटें। क्या है? 75 सीटें। तो याद रखिएगा कि बिहार में
में लोकसभा 40 सीटें, राज्यसभा की आपको 16 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, ठीक है ना। इसके अलावा आपको 75 सीटें जो है वो आपको विधान परिषद की, किसकी है, विधान परिषद की है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा कि वह कौन होगा, उत्तर प्रदेश, जहां पर आपको क्या है कि लोकसभा की भी सबसे अधिक सीट है, राज्यसभा की भी सबसे अधिक सीट है, विधानसभा की भी सबसे अधिक सीट है, और आपको क्या है, विधान परिषद की भी सबसे अधिक सीट है। आगे चलिए, अब कह रहा है कि भारत के किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा जो है वो आपको अस्तित्व में है। तो अभी फिलहाल आपको दिल्ली और पुदुचेरी में, कहा है, दिल्ली और पुदुचेरी में, और आपको जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर भी विधानसभा को क्या है कि आपको अस्तित्व में रहा है, मतलब रहेगा, ऐसा कहा गया है। लेकिन फिलहाल आपको दिल्ली में, कहा है, दिल्ली में विधानसभा की जो सीटें है वो आपको 70 है। वहीं हम अगर बात करते हैं पुदुचेरी की, किसकी बात करते हैं, पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी में विधानसभा की आपको 30 सीट है। तो इन बातों को भी याद रखना है। तो दो संघ शासित प्रदेश सभी आपको कौन कौन, दिल्ली और पुदुचेरी, जहां पर आपको क्या है कि विधानसभा की सीटें हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। अब कह रहा है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य क्या है, विधानसभा में आपको अधिकतम सदस्य होंगे 500, कितने होंगे, 500, ठीक है ना। और उसके बाद न्यूनतम जो होंगे 60 होंगे। लेकिन 3 राज्य ऐसे जो अब बाद में जहां 60 से कम विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आपको सिक्किम है, क्या है, सिक्किम है। तो सिक्किम में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपको 32 है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मिजोरम, क्या हो गया, मिजोरम, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि आपको क्या कहते हैं, गोवा, जहां पर विधानसभा की 40 सीटें, क्या है, 40 सीटें। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक जो होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, नहीं तो जिन लोगों को नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो फटाफट इसको आप लोग क्लियर कीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है। देखिए बिहार विधानमंडल की बात कर रही है, ठीक है ना। तो देखिए, तो बिहार विधानमंडल जो है, यहाँ पर आप सबसे पहले समझिए कि विधानसभा भी है, क्या है, विधानसभा, नहीं कि बिहार विधानमंडल में आपको विधानसभा, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या है कि विधान परिषद भी है, क्या है, विधान परिषद भी है, क्या है, विधान परिषद है, ठीक है ना। तो ये जो बिहार राज्य का जो विधानमंडल है वो आपको द्विसदनात्मक है, क्या है, द्विसदनात्मक है। इसके अलावा इसमें आपको राज्यपाल भी होते हैं, कौन होते हैं, राज्यपाल भी होते हैं, ठीक है ना। तो वहीं आपका प्रश्न कर रहा है क्या, ध्यान से, कि बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है। तो वो आपको विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना है। तो इन चीजों को आपको समझना है। और बिहार का विधानमंडल कैसा है, तो हम कहेंगे द्विसदनात्मक, क्या कहेंगे, द्विसदनात्मक, क्या कहेंगे, द्विसदनात्मक, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा भी है और आपको क्या है, विधान परिषद भी है। और एक चीज याद रखिएगा, जब बिहार के अगर राज्यपाल की बात पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि बिहार के राज्यपाल जो है अभी वो आपको फागू चौहान है, कौन है, फागू चौहान है। और मुख्यमंत्री जो है वो आपको नीतीश कुमार है, कौन है, नीतीश कुमार है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। आगे देखिए, करा कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो देखिए, तो विधान परिषद में क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि आपको मतलब कि राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, वो आपको 1/6 होते हैं, क्या होते हैं, 1/6 होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या होते हैं कि ये जो आपको क्या कहते हैं कि स्नातक वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं कि जो आपको शिक्षण कार्य कर रहे हैं जो लोग होते हैं, यानी कि अध्यापक जिनको कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो अध्यापक और स्नातकों के द्वारा क्या है कि अध्यापक व स्नातक के द्वारा, क्या है, स्नातक के द्वारा क्या होता है कि विधान परिषद में आपको 1/12 सदस्य जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि चुने जाते हैं। तो इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद है आपको विधानसभा द्वारा, कि राज्य की विधानसभा द्वारा कितने चुने जाएंगे। तो देखिए, तो विधानसभा द्वारा आपको क्या होते हैं, जानते हैं कि 1/3 सदस्य जो होते हैं वो आपको चुने जाते हैं, क्या होते हैं, चुने जाते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय निकाय होते हैं, स्थानीय निकाय द्वारा भी आपको 1/3 सदस्य जो होते हैं वो आपको चुने जाते हैं। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है कि जो स्थानीय निकाय होते हैं उस स्थानीय निकाय के द्वारा 1/3 सदस्य जो होते हैं वो आपको चुने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है ना। अध्यापक द्वारा 1/12, स्नातक द्वारा 1/12, ठीक है ना। ये नहीं कि दोनों मिलकर 1/12 करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दोनों जो होते हैं विधान परिषद के कुल सदस्यों का जो होता है 1/12 सदस्यों का वो क्या करते हैं कि आपको निर्वाचन करते हैं। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को चुनते हैं, तो क्या कहेंगे 1/6, अध्यापक कितने, तो 1/12, स्नातक कितने, तो 1/12, विधानसभा के द्वारा कितने, तो 1/3, उसके बाद स्थानीय निकाय द्वारा कितने, तो 1/3। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। अब देखिए, करा कि राज्य विधानमंडल का
ऊपरी सदन कौन सा है? तो देखो भाई, राज्य विधानमंडल का जो ऊपरी सदन है ना, ध्यान से सुनिएगा कि राज्य विधानमंडल, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। तो राज्य विधानमंडल के जो आपको ऊपरी सदन है उसको कहते हैं विधान परिषद। क्या कहते हैं? ऊपरी सदन को विधान परिषद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विधान परिषद। देखिए हम इसलिए ज्यादातर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, विधान परिषद, ठीक है ना। और जो आपको निचला सदन होता है, क्या होता है? निचला सदन, उसको कहते हैं विधानसभा। क्या कहते हैं? उसको विधानसभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधानसभा। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना होगा कि राज्य विधानमंडल के जो ऊपरी सदन है उसको विधान परिषद और निचले सदन को क्या कहते हैं? विधान सभा कहते हैं। तो इन चीजों को देखना है। और भारत के वर्तमान में मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहां आपको द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो इसमें आपको एक कौन कौन हो गया देखिए यहाँ। तो एक आपको सबसे पहले यूपी हो गया। क्या हो गया? यूपी, जहां विधान परिषद की आपको 100 सीटें अभी बताएं, ठीक है ना। इसके बाद आपको बिहार, क्या है? बिहार, याद रखिएगा। तो बिहार में आपको 75 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? 75 सीटें। किसका? तो आपको विधान परिषद का। उसके बाद है आपको महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद की आपको 78 सीटें हैं। उसके बाद है आपको कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपको विधान परिषद की 75 सीटें हैं। उसके बाद हो जाएगा आपको कौन? तो तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो है विधान परिषद की आपको 40 सीटें। कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। वहीं आपको आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की जो सीटें है वो आपको 50 है। कितनी है? 50 है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत के इनमें से किस राज्य में आपको द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो इस 6 के छोड़कर बाकी किसी भी राज्य में आपको क्या है कि विधान परिषद जो है वो आपको नहीं है। मात्र 6 ऐसे राज्य जहां विधान परिषद है। देखिए यूपी हो गया, यूपी के अलावा आपको बिहार हो गया, बिहार के अलावा कौन है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक है, कर्नाटक के अलावा आपको तेलंगाना है, तेलंगाना के अलावा कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। तो देखिए, तो यह जो है आपको आज एडवांस फैक्टर के अंतर्गत यह आपको 7वां टॉपिक है, ठीक है ना। तो इससे पहले कि अगर आप 6 टॉपिक को नहीं देखे हुए हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दिए जाएंगे, आप वहां से इसे क्या कर लेंगे? फॉलो कर लेंगे। तो चलिए साथियों, इसे हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो आपको कौन थे? तो याद रखना है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो आपको श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है ना। याद रखना है कि बिहार के आपको फर्स्ट सीएम, क्या है? फर्स्ट सीएम वो कौन थे? तो वो आपको श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। इन बातों को अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री। क्या पूछा जाएगा? बिहार के यानी कि प्रथम उप मुख्यमंत्री। तो बिहार के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री है वह कौन है? ध्यान दीजिएगा। तो वह आपको अनुग्रह नारायण सिंह है। कौन है? अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है ना। अनुग्रह नारायण सिंह। क्या है? अनुग्रह नारायण सिंह। तो यहाँ से आपको राज्यपाल भी पूछा जाएगा। तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल है वह आपको कौन है? तो जयराम दास दौलत राम। क्या है? जयराम दास दौलत राम। यह बिहार के क्या थे कि पहले राज्यपाल थे। तो याद रखिएगा कि जयराम, क्या है? जयराम दास, ठीक है ना, दौलत राम। क्या है? दौलत राम। यह आपको बिहार के क्या है कि प्रथम राज्यपाल है। क्या है? बिहार के प्रथम राज्यपाल है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना होगा कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन? अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार के पहले जो आपको मुख्यमंत्री कौन है? तो हम कहेंगे श्री कृष्ण सिंह। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से समझना है। तो वही आपका प्रश्न करा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो आपको श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना। आगे चलिए, अब कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो इसमें ऑप्शन में दे रहा है सुचेता कृपलानी। तो देखिए सुचेता कृपलानी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राज्य की क्या हुई थी कि आपको मुख्यमंत्री बनी थी। और इस प्रकार से भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली है क्या है कि आपको प्रथम महिला, यानी कि प्रथम महिला सीएम जो हमारे देश की है वो आपको कौन है? तो वह आपको यानी कि सुचेता कृपलानी। और यह आपको उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा सरोजिनी नायडू से। किससे आएगा? सरोजिनी नायडू से। तो याद रखिएगा कि सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की, ठीक है ना, कि आपको राज्यपाल बनने वाली क्या है कि आपको प्रथम महिला। क्या है? प्रथम महिला। तो प्रथम महिला अगर राज्यपाल पूछा जाए, क्या किया जाए? राज्यपाल पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। विजया लक्ष्मी पंडित। तो यह आप याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली है प्रथम महिला थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ठीक है ना। इसके अलावा आपको
भारत के प्रथम, आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री, तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला, आपको क्या कहा जाए कि मतलब राष्ट्रपति, तो वो आपको कौन हो जाएंगे, तो राष्ट्रपति में हो जाएंगे आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री में इंदिरा गांधी, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ से क्वेश्चन और आ जाएगा कि भारत की प्रथम महिला जो आपको IAS है वो कौन है, तो अन्ना जज। प्रथम महिला IPS, तो वो आपको किरण बेदी है। तो इन चीज सबको भी आपको अच्छे से थोड़ा बहुत क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो देखिए, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है ना, वो आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। याद रखिएगा कि राज्यपाल क्या करते हैं कि आपको मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है, ठीक है ना। वो आपको अनुच्छेद 164 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 164 के तहत। याद रखिएगा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 164 के तहत। इन बातों को अच्छे से याद रखना है। और राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। आगे चलिए। अगला कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो साथियों राज्य की जो आपको कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है वो आपको राज्यपाल में, किसमें होती है, राज्यपाल में। याद रखिएगा कि राज्य की जो आपको कार्यपालिका शक्ति है, क्या है, कार्यपालिका शक्ति, यह किसमें निहित होता है, राज्यपाल में। लेकिन इनके शक्ति का पूरा प्रयोग जो किया जाता है, यानी कि कार्यपालिका के जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो आपको मुख्यमंत्री होते हैं। याद रखिएगा कि कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन, मुख्यमंत्री। लेकिन कार्यपालिका की संवैधानिक शक्ति केकरा हाथ में होता है, तो हम क्या कहेंगे, राज्यपाल के हाथों में। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है ना। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो आपको कौन करते हैं, तो आपको राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते थे। इन चीजों को देखना है। और राष्ट्रपति के ही प्रतिनिधि जो होते हैं वो आपको राज्यपाल होते हैं राज्य में। क्या होते हैं, राज्य में। मतलब कि सीधे समझ लीजिए कि ये जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन क्या करते हैं, पद धारण करते हैं। क्या करते हैं, पद धारण करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति की इच्छा तक ही राज्यपाल जो है पद पर आपको क्या हो सकते हैं, बने रह सकते थे। इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। आगे देखिए अब कर रहा है अगला कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होते हैं, तभी बताएं कि वो आपको राष्ट्रपति के होते हैं। अब कह रहा है कि सामान्य रूप से ये जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो देखिए, तो राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन क्या कहते हैं, पद को धारण करते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होते हैं, अभी बताएं कि आपको राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। अब कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है कौन है, तो देखिए, तो भारत का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है वह आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन को याद रखिएगा। जैसे देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय अगर पूछा जाए तो आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय, कौन है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मद्रास उच्च न्यायालय, इसका नाम भी आप याद रखेंगे, मद्रास उच्च न्यायालय। इसके अलावा आपको बंबई उच्च न्यायालय, क्या है, बंबई उच्च न्यायालय। ये तीनों जो गठित हुआ था आपको 1862 में, कितना में, 1862 में। साथियों याद रखना कि सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय, देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सबसे छोटा उच्च न्यायालय अगर पूछा जाए तो वह आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है।